Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. आज हम बिजनेस लॉ की यूनिट नंबर 2 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट. This video is basically for student of Delhi University SOL for all BCom program or BCom honor student. So let's start this video. स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. एक बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे नज़र मार लेते हैं. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्सप्लोर द वेरियस मेथड बाय विच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, टू आइडेंटिफाई द लीगल consequences ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, टू लर्न अबाउट द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली इस चैप्टर में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं अगर आपको सिंपल फॉर्म में मीनिंग बताऊं, या तो जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो हम इसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर में इसके अच्छे से. A contract creates a binding obligation on the parties involved to fulfill the agreed upon terms. However, there are situations where a contract can be terminated or discharged. Discharge of contract means that the parties are no longer obligated to perform their duties under the contract. This chapter explores the various ways in which contracts can be discharged and the legal implication of each method. या तो कॉन्ट्रैक्ट तब बनाया जाता है जब दोनों पार्टीज़ एग्री हो और अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको पूरी तरह से पूरा कर लिया हो, तब हम कह देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है. या एक पार्टी नहीं कर पाई और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया. बहुत सारे रीजंस होते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे लैप्स ऑफ टाइम हो गया. अभी हम आगे पढ़ेंगे. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. Contracts can be discharged through several methods, each of which ends the contractual relationship between the parties. These methods are as follows. By agreement. A contract can be discharged if all parties involved agree to end it. These mutual agreement can take various forms. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट तब डिस्चार्ज होता है जब दोनों पार्टी एक दूसरे से सहमत हो, तब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं. इसके बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स हैं. नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, वेवर. नोवेशन, रिप्लेसिंग द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन, पॉसिबली विद डिफरेंट पार्टीज. मतलब क्या होता है इसका मतलब, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना. और ख़त्म इन द सेंस जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है हम उसको नए कॉन्ट्रैक्ट में बदल देते हैं, ठीक है. और पॉसिबिलिटी होती है कि पार्टीज़ भी डिफरेंट हो. रिसेशन, कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट. मतलब अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली है कि मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है तो कैंसिल कर देते हैं, इसे कहते हैं हम रिसेशन. ऑल्ट्रेशन, चेंजिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टीज़. मतलब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो दोनों पार्टी ने एक दूसरे की सहमति से जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे से सहमत होके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ला देना, उसको कहते हैं हम ऑल्ट्रेशन. वेवर, वन पार्टी गिव अप राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रिसीविंग द अदर पार्टी ऑफ ऑब्लिगेशन. अब एग्जाम्पल देखते हैं. If two party agree to cancel a service contract because one party can no longer provide the service, the contract is discharged by agreement. समझ आ गया होगा आपको. By performance of the contract. A contract is discharged when all the party fulfill their obligation as per the contract terms. मतलब कॉन्ट्रैक्ट तब डिस्चार्ज कहते हैं हम जब दोनों पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा कर लिया हो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में जो लिखा है, और इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट और सब्सटेंशियल. कंप्लीट में क्या होता है, व्हेन ऑल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर फुली मेट. जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई है कॉन्ट्रैक्ट में वो पूरी हो रखी हो, ठीक है, या पूरी कर दी हो पार्टी ने. सब्सटेंशियल, व्हेन द एसेंशियल एलिमेंट्स आर कंप्लीटेड दो माइनर डिटेल्स में रिमेन. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट है, ठीक है, वो पूरा हो चुका हो और जो थोड़ा बहुत माइनर चीज़ें बची हैं वो रह गई हो, तो हम इसे भी कह देते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Example, if a painter is hired to paint a house and completes the job to satisfaction, the contract is discharged by performance. मतलब कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि पेंटर को मतलब एक काम मिला था अपना हाउस को पेंट करने के लिए, उसने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया, तो हम इसे कह देते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. नेक्स्ट है बाय लैप्स ऑफ टाइम.
A contract may be discharged if the time specified for its performance passes without action. The law provides specific time limits within which the parties must act, known as the statute of limitation. मतलब क्या है इसका मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम से पहले पूरा हो जाना है, ठीक है। अगर किसी के कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे कि आपको ये काम विद इन अ 1 वीक में कंप्लीट करना है, तो हमें वो काम विद इन अ 1 वीक में कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका ही मतलब होता है लैप्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड डिलीवरी ऑफ गुड्स विद इन 6 months एंड द टाइम लैप्स विदाउट एनी डिलीवरी, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने टाइम में पूरा नहीं हो पा रहा, जो काम है वो नहीं पूरा हो पा रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सर्टेन इवेंट्स और लीगल प्रिंसिपल्स कैन ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अपने आप हो जानी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर, ये सब हमारे हाथ में तो नहीं होती, ये चीज़ें ऑपरेशन ऑफ लॉ में आई जाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? दैट द डेथ ऑफ अ पार्टी इन्वॉल्व इन अ पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंसी, व्हेन वन पार्टी इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट द कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। अगर एक पार्टी डिक्लेयर हो गई है बैंकरप्ट, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कि डिस्चार्ज हो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज है, ठीक है। मर्जर, व्हेन एन इन्फीरियर राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू अ सुपीरियर राइट, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। एग्जाम्पल, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स पर्सनल सर्विसेज लाइक tutoring and the tutor pass away, the contract is discharged by operation of law. By material alteration, जब एक पार्टी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर देती है बिना किसी सामने वाली के कंसर्न के बिना, तो हम इसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रखा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। If one party makes significant changes to the terms of the contract without the consent of the other party, the contract can be discharged। जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि इसका मतलब होता है जब एक पार्टी सामने वाले की, जब कॉन्ट्रैक्ट जब दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट से बना है, तो जो हम उसमें चेंजेस करेंगे उनमें हमें सामने वाली पार्टी के एक्सेप्टेंस है या वो उसमें नहीं चाहता, तो हमें उसके डिसीजन को भी लेना पड़ेगा ना। तो अगर हमने नहीं लिया तो हम कह देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। Example, if a contract originally required delivery of 100 units of a product but is altered to require 500 units without mutual agreement, it may be discharged. Next है by subsequent impossibility of performance. A contract may be discharged if an unforeseen event make it impossible to perform their obligation. This is often referred to as frustration of the contract. Example, if a contract involves the sale of a specific item and that item is destroyed in a fire, the contract is discharged due to impossibility. तो यहाँ पे क्या अभी बात की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुआ है कोई स्पेसिफिक आइटम का, ठीक है, और वो आइटम डिस्ट्रॉय हो रखा है फायर, मतलब उस जो आइटम है वो आग में जल गया, तो सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। किसके? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। जिस हम इम्पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की कि कुछ भी हो सकता है, जो अनफॉर्सीन इवेंट होती है, जिसका मतलब समझ रहे हैं ना कि इम्पॉसिबिलिटी हम सिचुएशन अकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय ब्रीच। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ वन पार्टी फेल्स टू ऑब्लिगेशन लीडिंग टू अ ब्रीच। कॉन्ट्रैक्ट को हम तब डिस्चार्ज कहेंगे यदि एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन को अपनी ऑब्लिगेशन जो थी वो फेल हो गई है परफॉर्म करने में, ठीक है। अ ब्रीच कैन बी एक्चुअल या एंटीसिपेटरी। व्हेन अ पार्टी फेल टू परफॉर्म एट द टाइम स्पेसिफाइड, मतलब पार्टी फेल हो गई है अपने काम को करने के लिए, तो एक्चुअल। व्हेन अ पार्टी डिक्लेयर इन एडवांस, अगर पार्टी ने पहले ही बोल दिया कि दैट दे विल नॉट परफॉर्म देयर, कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करेगा, तो भी हम इसे ब्रीच बोल सकते हैं। Example, if a seller fails to deliver good as agreed upon in the contract, the buyer may consider the contract discharged due to breach. Remedies for a breach of contract. When a contract is breached, the injured party has several remedies available to seek redress. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है, अब सामने वाली पार्टी को नुकसान तो होगा ना, तो जो भी रेमेडीज़ है वो हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
The aggrieved party may choose to cancel the contract and return both parties to the pre-contractual position. If A hire B to perform a service and B fail to deliver, A may rescind the contract and not be obligated by D. क्या इसका मतलब क्या है? जो एग्रीव पार्टी है उसने चूज़ कर लिया टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और इन रिटर्न बोथ पार्टीज अपनी प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में, मतलब अगर आप एग्जांपल पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा. नेक्स्ट है डैमेजेस. द इंजर्ड पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस सफर ड्यू टू द ब्रीच. जो इंजर्ड पार्टी है वो क्लेम मांग रही है जो उसे लॉस हुआ है, ठीक है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो भी उसे लॉस हुआ है तो वो उसके कंपनसेशन मांग रही है और सामने वाली पार्टी मना नहीं कर सकता. डैमेजेस आर मीन टू पुट द इंटर पार्टी इन द पोजीशन दे वुड हैव बीन कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन फुलफिल्ड. Example, if a supplier fails to deliver good, the buyer may claim damages for any financial loss incurred due to the breach. नेक्स्ट है क्वांटम मैरियूट. इसका मतलब क्या है? ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ. जो ये है एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एज मच हैज़ ही डिज़र्व और एज मच एज ही हैज़ अर्न. मतलब जितना कमाया उतना पाया या जितना उचित हो. नहीं समझ आया होगा, पढ़ते हम आगे. दिस रेमेडी अलाउ अ पार्टी टू क्लेम पेमेंट फॉर द वर्क डन और सर्विस प्रोवाइड व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ पार्शली परफॉर्म. मतलब इसमें क्या, जो पार्टी है वो ये मांग रही है कि जितना मैंने काम करा मुझे आप उसकी पेमेंट कर दो, ठीक है. अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्शली परफॉर्म्ड हुआ है तो मुझे उसकी पेमेंट कर दो, ठीक है. अब एग्जांपल है, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट्स पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड दे मे क्लेम पेमेंट फॉर द वर्क डन. सिंपल कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपना कंप्लीट कर दी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितना हो रखा है, जितनी मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, उससे पहले उसने सारी अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी थी, तो कह रहा है जितना मेरा है मुझे अपनी पेमेंट दे दो. तो इसको कहते हैं क्वांटम मेरिट, कि जितना कमाया उतना पाया. नेक्स्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. द कोर्ट में ऑर्डर द ब्रीचिंग पार्टी टू their contractual obligation, especially when damages are not adequate remedy. If a seller refuses to transfer a unique piece of land as agreed, the court may order specific performance compelling the seller to complete the sale. Injunction. Injunction क्या होता है? रोकना, ठीक है. An injunction is a court order restraining a party from doing something that would breach the contract. Basically कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें पार्टी को किसी काम से रोका जा रहा हो. If a former employee tried to work for a competitor in violation of a non-complete agreement, the employer may seek an injunction to prevent the breach. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है चैप्टर. एक बार समरी देख लेते हैं कि क्या क्या है. द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग्स द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एन एंड. दिस कैन हैपन through mutual agreement, performance, lapse of time, operation of law, material alteration, impossibility or breach. When a breach occurs, several remedies are available including rescission, damages, quantum merit, specific performance and injunction. Understanding these concepts is a crucial for effectively managing contract and ensuring legal compliance. जो अभी हमने ऊपर बात करी वही सब इसमें बताया कि समरी एकदम कोलैप्स कर दी, ठीक है. नेक्स्ट है लेसन नंबर 3, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप है. देखते हो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है. अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. लर्न द रूल्स गवर्निंग कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. grasp the concept of quasi contract and the types of obligation they create. Differentiate between ordinary contract, contingent contract and quasi contract. Introduction. Contracts are fundamental in business, setting the terms for mutual agreement. However, some contract depend on uncertain future event known as contingent contract. कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जो डिपेंड होते हैं अनसर्टेन इवेंट, मतलब हमें जिस चीज़ का ना पता हो. अनसर्टेन फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है हमें नहीं पता प्रेजेंट में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो इस कॉन्ट्रैक्ट को नाम कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. Additionally, the law sometimes imposes obligation where no formal contract exists, creating what are known as quasi-contract. These lessons explore both concepts.
फर्स्ट है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिंपली बोलूँ अनसर्टेन इवेंट इन द फ्यूचर पे डिपेंड करता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप पेपर में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख के आओगे तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, अनसर्टेन इवेंट इन द फ्यूचर। ठीक है, आपको टीचर इसको देख के ही मार्क्स दे देगी। इज़ अ टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन दी, जब परफॉर्मेंस डिपेंड करते किस पे, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट इन द फ्यूचर। दिस कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है, पता है ना, ये सेक्शन 31 के अंदर डिफाइन किया गया है इन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए एग्री टू पे बी ₹10,000 इफ़ बी कार इज़ डैमेज इन एन एक्सीडेंट। ए ने एग्री करा बी को ₹10,000 का, अगर तेरी कार डैमेज हो जाएगी एक्सीडेंट में। ए प्रॉमिस टू पे इज़ कॉन्टिजेंट। ठीक है, ए ने प्रॉमिस करा अपॉन द अनसर्टेन इवेंट ऑफ कार बीइंग डैमेज। वो जब उसको पैसे तब देगा ना जब एक्सीडेंट होगा। इन फ्यूचर की बात की गई है कि अगर तेरी कार का एक्सीडेंट होगा तो मैं तुझे तब 10,000 दूंगा। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि फ्यूचर में वो चीज़ होगी तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। डिपेंडेंस ऑन फ्यूचर इवेंट्स, पूरी तरह फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड होता है। अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कि वो चीज़ होगी या वो चीज़ नहीं होगी। द इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड इज अनसर्टेन, इट मे और इट मे नॉट बी हैपन, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कोलैटरल नेचर, दिस इवेंट मे मस्ट बी इंसिडेंटल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, A agree to pay B ₹5,000 if B lost dog is found. The contract enforcement depends on the uncertain event of finding the dog. सिंपल, अभी अब आपको पढ़ के समझ आएगा होगा। रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या रूल्स हैं। परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ऑन इवेंट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग इट कैन नॉट बी enforced until the event occur. If the event becomes impossible, the contract becomes void. A agree to sell his house to B if B win a lottery. ए ने एग्री करा कि मैं तुझे हाउस बेच दूंगा किसी बी को, अगर बी ने लॉटरी जीत ली तो। इफ़ बी डज नॉट विन द लॉटरी द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। अगर बी लॉटरी जीता ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं कह सकते। परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग इट कैन बी इन्फोर्स व्हेन इट इज़ क्लियर दैट द इवेंट विल नॉट अकर। एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल हिज लैंड टू बी। ए ने एग्री करा कि सेल करूँगा लैंड किसको, बी को, इफ़ इट डज़ नॉट रेन ऑन अ पर्टिकुलर डे। कब, जब रेन नहीं आएगी। इफ़ द डे पासिस विदाउट रेन, अब जो डे निकल चुका है बिना रेन के, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। इवेंट टू अकर विद इन अ फिक्स टाइम, इवेंट को अकर कर दिया कि अगर इतने टाइम में इवेंट होगा तो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, वरना void हो जाएगा। If a contract is contingent on an event happening within a fixed time, the contract becomes void if the event does not happen within that time. Example, A agree to sell goods to B if ship arrives by the end of the month. If the ship does not arrive, the contract is void. A ने एग्री करा कि मैं तुझे अपने गुड्स तब सेल करूँगा जब शिप अराइव हो जाएगी मंथ के एंड तक। लेकिन अगर शिप अराइव नहीं हुई मंथ के एंड तक, मतलब समझ लो मंथ का एंड हो रहा है 30 को, अगर शिप अराइव हुई 1 को तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही माना जाएगा। इवेंट इम्पॉसिबल फ्रॉम द बिगनिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट दैट इज इम्पॉसिबल फ्रॉम द स्टार्ट इज वॉइड। A agree to pay B if B swim across the Atlantic Ocean since this is the impossible। मतलब कुछ हमने ऐसी चीज़ें कर दी जो इम्पॉसिबल है। अब जिस इसमें क्या किया, ए ने एग्री करा बी को कि मैं तुझे तब पे करूँगा जब तू स्विम करेगा अटलांटिक ओशन में। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि पॉसिबल है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम नाम दे देंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। Quasi contracts are not real contract formed by mutual agreement but are obligation imposed by law। ये एक real contract नहीं होता। The purpose of quasi contract is to prevent one party from being unjustly enriched at the expense of another।
If A mistakenly pay B's debt to C, B must repay even though there was a no contract between A and B. Quasi contractual obligation. Supply of necessary. ये लिखा है ना सेक्शन 68, ये किस में है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है ये, ठीक है। कहीं आप किसी और एक्ट को ज्वाइन मत कर लेना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। सप्लाई ऑफ नेसेसरी सेक्शन 68। इफ़ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर कोई पर्सन है इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को जैसे कि माइनर, is supplied with necessary suited to their condition in life, the supplier is entitled to be reimbursed from the property of the incapable person. A supply foods and clothes to B a minor. A can claim reimbursement from B's property. Payment by interested party. If someone pay money on behalf of another person who is legally bound to pay it, the payer can recover the amount from the person who should be paid. Example: A pay B's electricity bill to avoid disconnection. A can recover the amount from B. Non-gratuitous act. When a person lawfully does something for another or delivers something to another without intending to do so gratuitously and the other person enjoy the benefit, the person who performed the act is entitled to the compensation. ए ने मिस्टेक से डिलीवर कर दिया बी को और बी ने वो यूज़ कर लिया गुड्स को, ए कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम बी। अगर सपोज़ मैंने अपने गुड्स किसी ऐसे पर्सन को डिलीवर कर दी, गलती से मुझसे हो गए और उस गुड्स का उसने यूज़ कर लिया, तो अगर कुछ हुआ तो ए जो कंपनसेशन लेगा वो किससे लेगा? ऑब्वियसली बात है बी से लेगा। फाइंडर ऑफ गुड्स. A person who finds goods belonging to someone else and take them into custody is responsible for taking care of the goods as a bailiff. Example: A find B lost purse and keep it. A is responsible for taking care of the purse until B claims it. सिंपल है, मतलब कि मैं जैसे रोड से जा रही थी, मुझे किसी का पर्स मिला गिरा हुआ, ठीक है। सपोज एक्स पर्सन है, उसका मुझे पर्स मिला, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस गुड्स का ध्यान रखूं और सही सलामत उसके गुड्स तक मैं उसके घर तक पहुंचाऊं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इसी को ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर. If a money is paid or goods are delivered by mistake or under caution, the receiver must return them. A mistake pay B rupees 5,000 believing he owes B that amount, B must return the money. तो हमारी वो ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अगर हमारे पास कोई सामान है किसी दूसरे व्यक्ति का, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके घर तक या उसको हम उसकी चीज़ पकड़ा दें, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समरी: कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर watching this video and please do like, share this video and subscribe our YouTube channel.